हे हाय एवरीवन। तो ये हमारी PYQ सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 26 तक हमने कंप्लीट किया था और ये हमारा 67th BPSC का री एग्ज़ामिनेशन वाला क्वेश्चन पेपर है। तो आज की हम इस वीडियो में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट 25-30 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है। हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो एक बार हम देख लेते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द न्यूज़ प्रिंट पेपर इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड। तो इनमें से कौन से प्लेसेस पे जो है वो न्यूज़ प्रिंट पेपर इंडस्ट्री लगी थी। तो इसका जो आंसर है वो है नेपानगर। तो इसका जो आंसर है वो है नेपानगर। तो नेपानगर जो था वहाँ पे इंडिया की फर्स्ट न्यूज़ प्रिंट पेपर इंडस्ट्री थी। अभी ये नेपानगर है कहाँ पर? जो नेपानगर है ये इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट यानी कि MP में प्रेजेंट है। अब ये ना केवल इंडिया की, ये एशिया की भी फर्स्ट पेपर इंडस्ट्री थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है नेपानगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वेयर वाज फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइंड। तो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट कोल माइन थी वो लगाई गई थी रानीगंज में इन द ईयर 1774। ठीक है, जो दामोदर रिवर थी, जो दामोदर रिवर है वो इसको वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती थी। और ये जो रानीगंज है, रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल में है। तो इंडिया की जो फर्स्ट कोल माइन थी वो 1774 में रानीगंज वेस्ट बंगाल में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। अब ये जो ट्राइब वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो BPSC हो, चाहे या फिर वो UPPCS हो। हर एग्ज़ाम में आप कहीं ना कहीं देखेंगे जो ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 29 BPSC में भी ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच शेड्यूल्ड ट्राइब इज़ लार्जेस्ट इन इंडिया। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी जो शेड्यूल्ड ट्राइब है इंडिया में वो कौन सी है? तो इसका आंसर है भील। भील जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब है। ये जितनी भी ट्राइब्स हैं उसका 37 से लेके 38% पॉपुलेशन भील ट्राइब की है। अगर इंडिया में फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ट्राइब रहते हैं तो उस 100 में से जो 37-38 पीपल है वो भील ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और अगर मैं अगर बात करूँ कि ये पूरे इंडिया का पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1.4% से लेके 1.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। है और ये वही 37 से 38% पॉपुलेशन है। अगर मैं खाली ट्राइब की बात करूँ, अगर इंडिया में अगर 100 ट्राइब हैं तो उसमें से जो 37 या 38 लोग हैं वो भील ट्राइब से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या पूछा हुआ है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है कि टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है बिहार का वो कितना है। तो इसका राइट आंसर है 94163 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार की कुछ शेप रेक्टेंगुलर टाइप का थोड़ा ऐसा है। तो उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई,
वो 483 किलोमीटर है, और लेंथ की मैं बात करूँ या फिर इसको ब्रेथ बोलते हैं तो ये 345 किलोमीटर है। तो ये आप ये डायमेंशन भी साथ में याद रखना, लेंथ और ब्रेथ वाली, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फिर से इनडायरेक्टली रिपीट हो सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अगेन बिहार स्पेशल फैक्चुअल क्वेश्चन, सोरो ऑफ बिहार कोसी। कोसी क्योंकि जो है वो अपना फ्रीक्वेंटली रूट चेंज करने के लिए बहुत फेमस है। होता क्या है कि जब कोसी रिवर हिमालय से जब आ रही होती है तो अपने साथ में बहुत सारा सिल्ट लेके आती है, मिट्टी, सिल्ट, सैंड। जब ये डिपॉजिट करना शुरू करती है तो उससे क्या होता है, जो रिवर का जो कोर्स है वो चेंज होने लग जाता है। अगर पहले रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, अब यहाँ पे बहुत सारे सिल्ट डिपॉजिट हो गए तो उसके बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्थ बिहार है, वहाँ पे फ्लड की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 32, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलर कुंड वाटरफॉल इज़ लोकेटेड। अब तेलर कुंड जो वाटरफॉल है वो है कैमूर के अंदर, ठीक है। इसका राइट आंसर है कैमूर। बट कैमूर में क्या है, एक और वाटरफॉल है जो कि फेमस है, जिसको उसका नाम है करकट वाटरफॉल, करकट, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ इमेज भी लगाई है। तो अब जैसे कि ये मेजर वाटरफॉल है बिहार के, तो आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके एक बार इस इमेज को भी देख लेना। इसमें आपको जो चांसेस हैं क्वेश्चन यहाँ से आने के बन जाते हैं। तो काकोलट जो फॉल्स है वो नवादा में है, जिसको हम नायग्रा ऑफ बिहार भी बोलते हैं। दुर्गावती फॉल्स रोहतास, कशिश फॉल रोहतास, धुआं कुंड फॉल रोहतास, मंजार कुंड रोहतास, तुतला भवानी फॉल्स रोहतास, करकटगढ़ फॉल्स जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है 67th। ओके, टेलर कुंड पूछा हुआ है 67th में, जो कि कैमूर में है, और करकटगढ़ ये भी कैमूर में है। तो आप बस इन दो को अच्छे से याद कर लो और एक इसको याद कर लो। इसके अलावा कोई भी फॉल आए तो उसका आंसर रोहतास लगा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो लेक क्या होती है, पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। विच इज़ एशिया की लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, तो इसका आंसर है कवर लेक। जब रिवर यंग होती है, वो माउंटेन से जब आ रही होती है तो अपने साथ बहुत सारा सैंड, सिल्ट, ये सब लेकर आ रही होती है। जब जैसी ही वो प्लेन एरिया में एंटर करती है तो जो रिवर जो है वो मेंडरिंग करनी शुरू कर देती है, क्योंकि इसके अंदर जो डिपॉजिट्स है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो ये डिपॉजिट कहीं ना कहीं यहाँ पे साइड में जमा होना शुरू हो जाता है। अब बाद में जब इस एरिया में पानी भरना शुरू हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। जो कि एशिया की लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक जो है वो बिहार के अंदर वो है कवर लेक। अब हम बाकी लेक के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे अनुपम लेक। अनुपम लेक जो है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कैमूर। कुशेश्वर लेक दरभंगा, घोगा लेक जो कि कटिहार में है। ये नीचे मैंने मेजर लेक्स ऑफ बिहार भी एक इमेज लगाई है, तो आप यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज करके इस मेजर लेक्स ऑफ द बिहार इसको भी आप एक बार देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। तो अगेन बिहार स्पेशल देख रहे हैं आप, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। बिहार स्पेशल आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कुछ कुछ टॉपिक हैं जो आपको रेगुलरली करने हैं। अब ये जो है, ये टॉपिक जो है वो मिनरल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, तो इसका आंसर ऑब्वियसली ए जमुई है। आपको क्या करना है कि
आपको ऐसे ही जितने भी मिनरल्स है बिहार के अंदर, मेनली जो मिनरल्स है बिहार में वो साउथ बिहार में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे धारवाड़ रॉक वगैरह है, और वो क्योंकि एक प्लेटो एरिया भी पड़ जाता है साउथ बिहार, तो वहाँ पे जो मिनरल्स होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है और ऑप्शंस देख के आपको ऐसा लगता है कि बाकी सब में नॉर्थ बिहार दे रखा है, तो आप उसको ईज़िली एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो मोस्टली जो मिनरल्स है बिहार के वो साउथ बिहार में मिलते हैं। तो आप एक काम करना, जितने भी मिनरल्स हैं बिहार में आप उसको एक बार गो थ्रू कर देना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको और जो मिनरल्स है बिहार में उसकी भी नॉलेज हो जाएगी। अब अगेन बिहार स्पेशल का फिर से, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ नोन एज सिल्क सिटी। तो भागलपुरी सिल्क जो कि बहुत फेमस है, उसको सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011। अब देखो सेंसस के जो क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। अभी ये क्वेश्चन ऊपर जो था वो शेड्यूल ट्राइब से था, वो भी सेंसस से रिलेटेड ही है कहीं ना कहीं। और एक ये अलग क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली पूछ लिया कि फीमेल लिटरेसी रेट क्या है बिहार का अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो आंसर है वो है 51.50%। ओवरऑल अगर पूछता है ओवरऑल लिटरेसी रेट तो उसका आंसर हो जाएगा अराउंड 61% के अराउंड जो है वो ओवरऑल लिटरेसी रेट है बिहार में। अब मेल की बात करेगा तो वो 71% अप्रॉक्सीमेट, और फीमेल की बात करेगा तो वो अप्रॉक्सीमेट 51%। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी 51.50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम। तो ऑब्वियसली सन ही एक चीफ हेवनली बॉडी है सोलर सिस्टम की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट्स आर अबेंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ की जो इंटीरियर लेयर है वो किसकी बनी है। तो उसका आंसर है निकल एंड फेरम नाइफ। अब जो अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, वो किसकी बनी है, वो बनी है सियाल की, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और जो ओशियानिक क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट ये बनी है सीमा, सिलिकन एंड मैग्नीशियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ज्योग्राफी का है, हु अमंग द फॉलोइंग पोस्टुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन। तो इसका जो आंसर है वो WM डेविस है। फैक्चुअल क्वेश्चन था। इन विच हेमिस्फीयर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रीकिंग 60s आर ब्लोइंग। अब ये जो है ना ये टाइप्स ऑफ विंड है, इनके विंड्स के नाम है, क्योंकि ये जो रोरिंग 40s है तो ये 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, फ्यूरियस 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड श्रीकिंग 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यहाँ पर ब्लो कर रही है, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में ब्लो करती है। अब इतना जो विंड स्पीड है, इनके ऐसे जो नाम है, तो ये विंड जो है इतनी फास्ट जो है वो इतनी ब्लो कैसे हो रही है या फिर कैसे चल रही है वहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में। अब जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो लैंड मास है वो बहुत कम है। उससे क्या होता है कि जब लैंड मास नहीं होगा तो विंड का जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होगा। जब विंड फ्रिक्शन नहीं होगा तो विंड की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका एक ये रीज़न है कि वहाँ पे जो लैंड मास है सदर्न हेमिस्फीयर में वो बहुत कम है कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसलिए जो विंड है ये हमको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है रेदर देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जनरली हाउ मैनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा। अब लोकसभा में जनरली कितने सेशन होते हैं। तो इसका आंसर है 3 सेशन। कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज़
बजट सेशन, बजट सेशन कब से कब तक होता है? ये होता है जैन टू मई। सेकंड होता है मॉनसून सीज़न, जो कि अभी करंट में चल रहा है। ये होता है हमारा जुलाई से अगस्त। थर्ड जो होता है वो होता है विंटर सेशन। तो विंटर सेशन जो है वो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो मेनली ये 3 सेशन जो होते हैं वो हमारे लोकसभा के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो टाइम ड्यूरेशन है बिटवीन दी 2 सेशन, मतलब कोई भी अगर हमको 2 सेशन के बीच का टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम जो है 6 मंथ तक रह सकता है। मतलब विदिन 6 मंथ आपको जो है दूसरा सेशन जो है लोकसभा का स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? अब इंडिपेंडेंट इंडिया का जो है फर्स्ट लॉ कमीशन का जो चेयरमैन था वो कौन था? तो उसका जो आंसर है वो है मिस्टर MC सेतलवाड, ठीक है। ये कब बने थे? 1955 में, ठीक है। अब एक बार हम लॉ कमीशन के बारे में देख लेते हैं कि लॉ कमीशन है क्या। क्या है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या होगा, स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल? ये दोनों ही नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ना तो इसको हमारे संविधान में मेंशन किया गया है कहीं, ना ही इसको किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया हुआ है। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जो टेन्योर होता है लॉ कमीशन का वो 3 साल का होता है। फर्स्ट जो लॉ कमीशन था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1834 अंडर लॉर्ड मैकॉले, जहाँ पर इंडियन लॉज को कॉडिफाई करना शुरू किया गया, ठीक है। अभी जो लॉ कमीशन है वो है 23rd लॉ कमीशन। इसके जो चेयरमैन है इनका नाम है, चेयरमैन का नाम मैं इधर लिख देता हूँ, दिनेश माहेश्वरी। तो दिनेश माहेश्वरी जो है वो 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ वन नेशन वन इलेक्शन is to be realized in India, which article of Indian Constitution will require an amendment? अगर हमको वन नेशन एंड वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना है इंडिया के अंदर में, तो हमको कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है उसके अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो ठीक है, हमको आर्टिकल 83 लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट से रिलेटेड, आर्टिकल 246 जो कि बात करता है डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट्स यानी लिस्ट के बारे में, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। आर्टिकल 356 इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल जिसको कहते हैं। आर्टिकल 172 चेंजेस इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो। तो ऑलमोस्ट हमको इन सभी आर्टिकल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से हमको हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई। अब विच स्टेट डज नॉट हैव पंचायत सिस्टम? अब कौन से स्टेट हैं जहाँ पे पंचायत सिस्टम नहीं है? तो मिज़ोरम में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, केरला, नागालैंड।
क्योंकि मोस्टली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके अपने खुद के कस्टम, खुद के रूल, खुद की लॉ रेगुलेशन, उनका यूनिक कल्चर है। तो उस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पे अभी तक पंचायत सिस्टम नहीं है। तो इसका अगेन आंसर फिर हो जाएगा ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। द डिवीज़न ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोक सभा इज़ डन बाय डिलिमिटेशन कमीशन। अब जो डिलिमिटेशन है वो कौन से ईयर तक इसको फ्रीज कर रखा है, यानी कि इसके बाद हम लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 2026 तक है। अभी तक जो डिलिमिटेशन है उसको हम 4 बार स्टैब्लिश हुआ है, 1952, 1962, 1971 एंड 2001। आप एक बार ईयर इनके वेरीफाई कर लेना। बट अभी डिलिमिटेशन कमीशन को है वो 4 बार इस्टेब्लिश किया जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, करेक्ट है। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट है। सिविल कोर्ट है, ये भी करेक्ट है। फेडरल कोर्ट है, ये भी करेक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट। अब जैसे सेंट्रल लेवल पे फाइनेंस कमीशन होता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे फाइनेंस कमीशन होता है, जो कि यह सब देखता है कि जो रिसोर्सेज हैं एक स्टेट के वो कैसे शेयर किए जाएंगे पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ में। तो इसका जो आंसर है वो फाइनेंस कमीशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी कि अगर हम कोई कम्युनिटी में डेवलपमेंट ला रहे हैं या फिर कम्युनिटी हम क्यों बनाते हैं, कम्युनिटी होने से फ़ायदा क्या होता है। बिल्ड ह्यूमन कैपिटल, यस। इन्वायरमेंट की हम प्रोटेक्शन करते हैं, हाँ। कम्युनिटी में जब सब लोग साथ में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। हारमोनियस लाइफ, साथ में रहने से लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एसएचजी का जो कंसेप्ट है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर ही बना हुआ है। तो इसका अगेन आंसर ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब ये जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ इंडिया 2002, उसमें कितने मेंबर्स थे। तो वैसे तो इसका आंसर 788 है, बट अभी हमारे लिए ये रिलेवेंट नहीं है। हमारे लिए रिलेवेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना। तो आप एक बार वाइस प्रेसिडेंट के बारे में खुद से रिवाइज करना, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मैनी टाइम्स। अब इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन में कितनी बार री इलेक्ट हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। क्योंकि इंडिया में जो है वो कोई यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि कोई पर्सन कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में है, फॉर एग्जांपल यूएसए में क्या है कि कोई भी पर्सन जो है वो 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, 3rd बार वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये इतना ही है। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस एक्सक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ठीक है, हम उसमें देखेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से रिवाइज़ करिए और ख़ुद भी अपनी तरफ से जो भी टॉपिक्स PYQs में आ रहे हैं उसको अपनी तरफ से रिवाइज़ करना शुरू कीजिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।